नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक्सीलेंस फैमिली में, जहाँ आज का हमारा टॉपिक है निजीकरण। वर्ष 1991 में जो 3 नीतियाँ लागू हुई थी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इन तीनों नीतियों में से हमने प्रीवियस वीडियो में उदारीकरण के बारे में जाना। अब हम जानेंगे निजीकरण के बारे में। तो निजीकरण क्या है, आइए जानते हैं। लिखा है इसमें कि इसका तात्पर्य है कि किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग करना निजीकरण कहलाता है। सार्वजनिक उपक्रम का मतलब है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित उपक्रम सार्वजनिक उपक्रम कहलाता है। अब केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, तो उसका मालिक भी कौन हुआ? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। नियंत्रण भी इन दोनों सरकार का होगा। तो जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने इस स्वामित्व वाले उपक्रम का क्या कर देती है? त्याग देती है, मतलब निजी सेक्टर, निजी व्यक्ति के हाथों में इस उपक्रम को सौंप देती है, तो इसे निजीकरण कहा जाता है। निजीकरण के अंतर्गत कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो प्राइवेट सेक्टर के लिए न हो। हर एक सेक्टर का द्वार, हर एक सेक्टर का दरवाजा प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। किसके अंदर? 1991 जुलाई 1991 में निजीकरण लागू किया गया था, उसके अंदर। ठीक है, केवल परमाणु ऊर्जा और रेल परिचालन को छोड़कर हर एक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। यही निजीकरण कहलाता है। निजीकरण का मतलब एक बार फिर जानते हैं कि सरकार अपने स्वामित्व, अपने अधिकार का जब क्या कर देती है, दूसरे के हाथों में उस काम को सौंप देती है, या फिर ऐसा बोलो कि जब सरकारी उपक्रम का स्वामित्व नियंत्रण निजी हाथों को सौंप दिया जाता है। जब सार्वजनिक उपक्रम का स्वामित्व नियंत्रण निजी हाथों को सौंप दिया जाता है, तो इसे ही निजीकरण कहा जाता है। ठीक, लेकिन ऐसा निजीकरण 2 प्रकार से होता है। कैसे होता है, आइए जानते हैं। सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में 2 प्रकार से परिवर्तित हो रही है। निजीकरण का अर्थ तो हमने जान लिया कि सरकार अपना स्वामित्व और नियंत्रण निजी क्षेत्र को सौंप देती है, तो इसे निजीकरण कहते हैं। लेकिन यह किस प्रकार से अपना स्वामित्व और नियंत्रण सौंपती है, वो हमें जानना है। तो ये 2 प्रकार से सौंपती है। पहला, सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना, और दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे तरीके से बेच दिया जाना। तो पहले का यहाँ पर मीनिंग निकलता है कि सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व प्रबंधन से बाहर हो जाना, केवल उसमें हिस्सेदारी होना, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ये सब किसके अंदर आएगा कि इसका स्वामित्व तो सरकार ने किस निजी क्षेत्र को बना दिया, इसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार भी निजी क्षेत्र को दे दिया। निजी क्षेत्र इसका प्रबंध करेगी, लेकिन सरकार की इसमें हिस्सेदारी होगी, इसे विनिवेश कहा जाता है। और दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे तरीके से बेच देना, जैसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को वेदांता लिमिटेड को सन 2003 में बेचा गया। ठीक है, तो ये एक सार्वजनिक उपक्रम था जिसे वेदांता लिमिटेड को बेच दिया गया वर्ष 2003 में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो कि दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है और जस्ता का उत्पादन करता है। तो यहाँ आपको समझ में आया निजीकरण का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा। और निजीकरण का मतलब है यहाँ पर कि सरकार जब अपना स्वामित्व, अपना नियंत्रण निजी क्षेत्र के हाथों में सौंप देती है, तो इसे निजीकरण कहते हैं। यह 2 प्रकार से होता है। पहला, पूरी तरीके से अपने उपक्रम को बेच देना, और दूसरा, उसमें हिस्सेदारी रखना, जिसे विनिवेश कहा जाता है। मतलब ना तो हमारा नियंत्रण है, ना ही हम इसमें किसी प्रकार की रूपरेखा बनाएंगे, केवल हमारा इसमें हिस्सेदारी रहेगी। ठीक, फिर आगे पढ़ते हैं। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। वही हमने इक्विटी मतलब शेयर होता है कि सरकार ना तो उस पर नियंत्रण रखेगी, ना ही उसका प्रबंध करेगी, केवल शेयर के माध्यम से हिस्सेदारी रखेगी। 51% तक हिस्सेदारी रहेगी सरकार की किसी उपक्रम में। ठीक है, तो वह भी क्या कहलाएगा? निजी क्षेत्र का उपक्रम। मतलब 51% शेयर के माध्यम से सरकार निजी उपक्रमों में अपना हस्तक्षेप रखती है, अपनी हिस्सेदारी रखती है, जिसे विनिवेश कहा जाता है। फिर आगे लिखा है, सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य उद्देश्य वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना होता है। यह भी अपेक्षा की गई थी कि निजी पूंजी और प्रबंध क्षमताओं का उपयोग इन सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन को सुधारने में प्रभाव उत्पादकता सिद्ध होगा। सरकार को यह भी आशा थी कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर प्रवाह को भी बढ़ावा मिलेगा। मतलब
क्या किया जाएगा कि निजीकरण के द्वार सभी के लिए खोल दिए जाएंगे। तो हमारा इसमें क्या फ़ायदा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंतर्प्रवाह भी बढ़ेगा, विदेशी कंपनियां भी हमारे देश में आके स्थापित होगी। तो इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, जब वो कंपनियां हमारे देश में आएगी तो हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, हमारे देश में बड़े में पैमाने पे क्या होगा कि विदेशी निवेश बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या फ़ायदा सोचा गया सरकार का इसमें निजीकरण से, कि निजीकरण ने सरकार ने सोचा कि निजीकरण के माध्यम से हमारे देश में नई नई कंपनियां आएगी। ठीक है, और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगेगा, उत्पादन होगा तो देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार होगा तो एक सीमा तक बेरोजगारी कम होगी। फिर आगे लिखा कि सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधकीय निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान कर उनकी कार्यकुशलता को सुधारने का प्रयास किया। अब एक और कदम क्या था सरकार का कि सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधकीय निर्णय में स्वायत्तता प्रदान करना, मतलब निजी तर्ज पर उद्योगों को चलाना। उदाहरण के लिए कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न का विशेष दर्ज दिया गया। सरकार ने क्या किया, किस प्रकार से निजीकरण किया, एक तो विनिवेश के माध्यम से निजीकरण किया, मतलब 51% तक अपनी हिस्सेदारी रखी निजी उपक्रम में, जिसका उद्देश्य क्या था, यहाँ पर हमने पढ़ा था, जिसका उद्देश्य था कि वित्तीय अनुशासन और आधुनिकीकरण को सहायता देना था। ठीक है, दूसरा पूरी ही तरीके से अपना स्वामित्व बेच देना, अपना जो उपक्रम है उसको बेच देना। और एक और उन्होंने क्या उपक्रम चलाया, एक और उनकी क्या योजना थी निजीकरण की, कि निजी उद्यमों के तर्ज पर उपक्रम को चलाना। ठीक है, इसका एक उदाहरण बॉक्स नंबर 3.1 में दिया गया है, यहाँ हम पढ़ेंगे। यहाँ इसने बताया है हमको महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न के बारे में, कि सरकार ने कुछ उपक्रमों को स्वायत्तता प्रदान की। स्वायत्तता का मतलब होता है छूट देना, या स्वयं निजी व्यक्ति इस उन उपक्रमों के बारे में निर्णय ले सकने में सक्षम हो या निर्णय ले सके। स्वायत्तता का मतलब होता है छूट देना, कि निजी उपक्रम कुछ मामलों में कुछ सीमा तक अपने उद्योगों के लिए निर्णय ले सकता है। तो ऐसे 3 उद्योग बताए हैं, महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न। तो महारत्न का मतलब होता है कि महारत्न के अंतर्गत वह कंपनियां आती है जो पब्लिक होल्डिंग के साथ स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो, वह महारत्न के अंदर आएगी, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब नवरत्न का मतलब है ऐसी कंपनियां जो केंद्र सरकार की अनुमति के बिना, 1000 करोड़ तक का निवेश कर सकती हो, उसे नवरत्न कंपनी कहेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन लिमिटेड। और लघु रत्न, जिसे मिनी रत्न कंपनी भी कहते हैं, जो महारत्न और नवरत्न से छोटी होती है, भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड इसके अंदर आती है। तो यहाँ हमने निजीकरण के बारे में जाना कि कैसे निजीकरण किया गया, और एक और उपाय गवर्नमेंट क्या अपना रही थी कि निजी तर्ज के माध्यम से, स्वायत्तता के माध्यम से क्या कर रही थी, निजीकरण कर रही थी, जिसे लघु रत्न, नवरत्न, महारत्न का नाम दिया गया। ठीक है, अब अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से उस डाउट को दूर करने के लिए आपको क्वेश्चन करना होगा, डाउट पूछना होगा, और जल्दी से पूछिए।